इस वीडियो में अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इससे संबंधित क्या-क्या घटनाएं हैं, वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने के लिए किरण चित्र बनाते हैं। ये अवलंब है। इस पटककारी पृष्ठ से ऊपर का जो माध्यम है वो वीरल माध्यम है और इससे नीचे का जो माध्यम है वो सघन माध्यम। ये आपतित किरण इस अवलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को मैं यहाँ I1 से लिख रहा हूँ। अवलंब के साथ में अपवर्तित किरण जो कोण बनाती है उसको अपन अपवर्तन कोण R1 मानते हैं। यहाँ पर इस किरण का नाम होगा अपवर्तित किरण। ये अपवर्तित किरण जो है वो बिल्कुल इस पटककारी पृष्ठ पर आ रही है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अपवर्तन कोण होगा उसका मान यहाँ 90 डिग्री। अगले केस में आपतन कोण को इस क्रांतिक कोण से और अधिक बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब I3 का मान ग्रेटर देन होगा IC। IC हम क्रांतिक कोण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। डायग्राम को ध्यान से देखें। सबसे पहले मैंने दो माध्यमों को पृथक करने वाला एक पृथककारी पृष्ठ लिया है और इस पृथककारी पृष्ठ पर तीन अलग-अलग घटनाओं को दिखाया गया है। सबसे पहली घटना में प्रकाश किरण सघन माध्यम से आपतित हो रही है और विरल माध्यम में जाकर के अपवर्तित हो रही है। दूसरे केस में प्रकाश किरण कोई सघन माध्यम से आपतित की जा रही है और यहाँ अपवर्तित किरण बिल्कुल इस पृष्ठ के ही समांतर या इस पृष्ठ पर ही आपतित होती है। तीसरे केस में प्रकाश किरण सघन माध्यम से ही आपतित की जा रही है, लेकिन यहाँ पृथककारी पृष्ठ से टकरा करके उन्हें उसी माध्यम में लौट रही है। तो देखो, अगर
इसका मतलब पहली घटना में आपको प्रकाश का केवल अपवर्तन नजर आ रहा है। अब दूसरी घटना में अपने क्या किया कि इस सघन माध्यम में जो आपतन कोण है, इस आपतन कोण को बढ़ाते गए और अपने वहां तक बढ़ाया इसको जहां हमें अपवर्तित किरण इस पट्टकारी पृष्ठ पर ही मिल जाए। इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का क्रांतिक कोण। यानी ये जो घटना है ये क्रांतिक कोण की घटना कहलाती है। यानी इसमें आपतन कोण का सघन माध्यम में वह मान होता है जिसके लिए अपवर्तित किरण यहाँ हमें अपवर्तन कोण का मान कितना देगा, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री तभी मिलेगा जब ये कोण इसके बराबर होगा, क्रांतिक कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं जो आईसी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आईसी किसके लिए है, ये क्रांतिक कोण के लिए है। तो क्रांतिक कोण सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान होता है जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री मिलते हैं, उसको अपन कहते हैं क्रांतिक कोण। अगली स्टेज में क्या कर रहे हैं, आपतन कोण का मान अपन इस क्रांतिक कोण से और अधिक बढ़ा रहे हैं, यानी क्रांतिक कोण से भी ज्यादा लेकर जा रहे हैं। तो होता क्या है, इस केस में जो किरण है जैसे यहाँ पट्टकारी पृष्ठ पर पहुंचेगी तो ये पुनः उसी माध्यम में डूब जाएगी जिस माध्यम में वो आपतित हो। यूं कह सकते हैं कि अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो उस केस में प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो आवश्यक शर्तें हैं। सबसे पहली आवश्यक शर्त तो ये है कि ये जो प्रकाश किरण अपन आपतित करने जा रहे हैं ये सदैव सघन माध्यम से ही आपतित की जानी चाहिए। यानी सघन माध्यम से आपतित होगी तो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देखने को मिलेगी। सबसे पहली आवश्यक शर्त यह है कि आपतित किरण सघन माध्यम से आपतित की जानी चाहिए। दूसरी इसकी मुख्य शर्त यह है कि जो अपना क्रांतिक कोण है उससे बड़ा होना चाहिए आपतन कोण का मान। यानी आपतन कोण का मान किससे बड़ा होना चाहिए, क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, तभी ये प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौटेगी। यूं कहें कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देखने को मिलेगी। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जरूरी शर्तें यही है। सबसे पहले शर्त तो ये है सघन माध्यम से प्रकाश का आपतन किया जाना चाहिए। सघन माध्यम से प्रकाश का आपतन किया जाना चाहिए। दूसरी इसकी आवश्यक शर्त यह है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ये दो आवश्यक शर्तें हैं तभी हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देखने को मिलेगी। तो ये था पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसके बाद में अपन ये देखने वाले हैं कि इस क्रांतिक कोण का संबंध माध्यम के अपवर्तनांक से भी होता है या नहीं होता है। तो यहाँ अगला जो टॉपिक है इसके अंदर वो यही है कि जो अपवर्तनांक होता है माध्यम का वो इस क्रांतिक कोण पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार से करता है। क्रांतिक कोण को हम किससे लिख रहे हैं, IC से लिख रहे हैं। क्रांतिक कोण IC व अपवर्तनांक N में संबंध
मिला था 90 डिग्री। इधर आपको मालूम है सकल माध्यम होता है, और ऊपर यहाँ पर कौन सा माध्यम होता है, विरल माध्यम होता है। विरल माध्यम के रूप में जैसे अपन यहाँ पर ले लेते हैं वायु, और यहाँ पर अन्य कोई माध्यम है, तो देखो स्नेल के नियमानुसार हम क्या लिख सकते हैं, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से अपन ये कह सकते हैं कि साइन आई और साइन आर का जो अनुपात है वो माध्यम के पूर्णांक के बराबर होता है। तो यहाँ पर अपन साइन आई, आई का मतलब आपतन कोण, और आपतन कोण किसके बराबर है, क्रांतिक कोण के बराबर है। तो एक बार मैं सिंपल इसको ऐसे लिख देता हूँ, साइन आई बटा साइन आर बराबर प्रकाश माध्यम से, इसमें चल रहा है माध्यम के लिए मैं स्मॉल एन काम में ले लेता हूँ, एयर के लिए मैं ए इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आगे, या साइन आई बटा साइन आर बराबर एन ए बटा एन एन। जैसे कि अपन पहले 1 2 लिख रहे थे तो उसको मैंने बताया कि था कि एन 2 बटा एंगल लिखा जाता है। अब यहाँ पर जो कोण आई है वो आपतन कोण है, तो आपतन कोण का मान यहाँ पे किसके बराबर होना चाहिए, क्रांतिक कोण आईसी के। फिर यहाँ पर अपन आर की बात करें तो आर अपवर्तन कोण, जैसे कि अपवर्तन कोण यहाँ पे कितना डिग्री है, 90 डिग्री। इसी प्रकार अपन एन ए का मान भी जानते हैं कि वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो लगभग किसके बराबर होता है, 1 के आसपास होता है। तो ये तीनों वैल्यू अपन इसमें करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा साइन आई सी बटा साइन 90 बराबर आ जाएगा 1 बटा एन एम। आगे आप अच्छी तरह जानते हैं कि साइन 90 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 1। तो साइन 90 का मान अपन कर देंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा हमारे पास में साइन आई सी बटा 1 बराबर 1 बटा एन एम, माध्यम का अपवर्तनांक। एन का मतलब है जो भी माध्यम आएगा उस माध्यम का अपवर्तनांक, या सिंपल इसको अपन लिख सकते हैं साइन आई सी बराबर 1 बटा एन। तो यहाँ पर एक चीज स्पष्ट हो रही है कि जो क्रांतिक कोण की ज्याद है वो माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर आईसी और अपवर्तनांक इन दोनों में संबंध कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। यानी कहने का मतलब है कि माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ेगा तो क्रांतिक कोण का मान घटेगा। तो ये चीज अपन एक सारणी के माध्यम से भी क्लियर करते हैं। तो देखो सारणी को बनाता हूँ यहाँ पर, जो आपके बुक में भी दी गई है और कई बार इससे संबंधित सवाल भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। सारणी रखी है, यहाँ पर मैं कुछ पदार्थ ले रहा हूँ और उन पदार्थों की यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अपवर्तनांक, और यहाँ पर है उनकी क्रांतिक कोण। सबसे पहले अपन लेते हैं जल। जल का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.33 होता है, तो इसके लिए जो क्रांतिक कोण है वो भी 48.75 डिग्री होता है। इसके बाद में अपन क्राउन कांच लेते हैं। क्राउन कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.52, तो इसका क्रांतिक कोण जल से क्या होना चाहिए, कम आना चाहिए, क्योंकि अपवर्तनांक बढ़ रहा है तो क्रांतिक कोण का मान घटना चाहिए। तो इसका क्रांतिक कोण होता है 41.14 डिग्री। इसके बाद में अपन फ्रिंज कांच की बात करें
फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक होता है 1.62 और इसके लिए क्रांति कोण होता है 37.31 डिग्री और लास्ट में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरे का होता है। तो हीरे के लिए क्रांति कोण का मान वो भी कम होता है। नंबर 4 है हीरा। तो हीरे के लिए क्रांति कोण होता है 2.42 तो इसका क्रांति कोण होगा 24.43 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने कुछ पदार्थ लिए हैं तो उनके अपवर्तनांक और क्रांति कोण में संबंध भी आप सारणी को देख के बता सकते हैं। देखो सारणी में अपवर्तनांक बढ़ रहा है तो क्रांति कोण की मान लगातार क्या हो रहे हैं कम। तो ये संबंध भी यही कह रहा है कि NF का मान बढ़ेगा तो इसका मान कम होगा। तो इन दोनों में जो संबंध होता है वो वित्त कर्मानुपाती का संबंध पाया जाता है। अब इस बात में छोटा सा आपको न्यूमेरिकल देखते हैं इससे संबंधित। न्यूमेरिकल का अपना यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है तो इसका क्रांति कोण कितना होगा? क्रांति कोण कितना होगा यानी अपवर्तनांक देकर के क्रांति कोण पूछना जाएगा। तो अभी अपन ने पढ़ा कि अपवर्तनांक क्रांति कोण में एक संबंध होता है। उस संबंध की सहायता से हम इसका क्रांति कोण तय कर सकते हैं। तो रिलेशन होता है sin IC बराबर होता है 1/n। इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं या sin IC बराबर 1/2.42। क्या अपवर्तनांक कितना ले रखा है 2.42। और इसको जब अपन हल करते हैं तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं या IC बराबर sin इनवर्स 1/2.42 और इसकी वैल्यू जब अपन निकालते हैं तो इसकी वैल्यू हमें प्राप्त होती है IC बराबर 24.41। तो इस प्रकार से अपन फॉर्मूला अप्लाई करके क्रांति कोण निर्धारित कर सकते हैं। और अगर आपको क्रांति कोण दिया है तो आप उस माध्यम का अपवर्तनांक भी बता सकते हैं, उल्टा भी पूछा जा सकता है। अब इसके बाद में देखो क्रांति कोण और कोण आंतरिक परावर्तन का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, कोण आंतरिक परावर्तन से संबंधित क्या-क्या घटनाएं देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आपके घटना इसमें आती है मरीचिका। तो नंबर 1 है मरीचिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिरीज। एक्चुअल में मरीचिका की घटना देखो क्या है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक कच्चा चित्र बना लेते हैं। ये धरातल है और ये धरातल पर एक पेड़ है, वृक्ष। ये प्रेक्षक है दूर खड़ा है जो इस चीज को नोटिस करेगा। ये वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब। वृक्ष के ऊपरी सिरे से
एक्चुअल में होता क्या है, रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में धरातल के समीप वाली जो वायु है, ये वाली जो वायु है, ये अपेक्षाकृत गर्म होती है। और आपको मालूम है कि गर्म वायु का घनत्व है कम होता है, इसका मतलब धरातल के समीप वायु जो परत है वो विरल परत का निर्माण करेगी, जबकि इससे ऊपर की जो वायु है वो क्या होती है, ठंडी होती है। इसका मतलब यहाँ ऊपर किसका निर्माण होगा, सघन परत का निर्माण होगा। अब होता क्या है कि कुछ दूरी पर जो भी वस्तुएं होती है, जैसे हो सकता है वहां पर वृक्ष हो या टीला हो, तो उन वस्तुओं से चलकर आने वाली प्रकाश किरण सघन से किसमें प्रवेश करती है, विरल में। तो विरल में प्रवेश करने से पहले ही ये अवलंब से दूर हट जाती है। यानी कहने का मतलब है कि जिस परत में सघन परत से आ रही है वापस उसी सघन माध्यम में ये लौट जाती है, और उस प्रेक्षक को उन्हीं वस्तुओं के उल्टे प्रतिबिंब से एक आभासी किरण इनकी आंख में प्रवेश करती है, और इस आभासी किरण के प्रवेश करने पर इस प्रेक्षक को वहां पर जल होने का अंदेशा होता है। तो ये है एक प्रकार का दृष्टिभ्रम। कई बार अपन वाहन पे चल रहे होते हैं तो हमें सड़क का आगे का भाग गीला दिखाई देता है, तो उसका कारण भी यही है मरीचिका। तो मरीचिका में दूर स्थित वस्तुओं के उल्टे प्रतिबिंब से आने वाली जो प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण इसको वहां पर जल का अंदेशा होने का एहसास कराए। तो इस दृष्टिभ्रम को ही अपन कहते हैं यहाँ पर मरीचिका। तो मरीचिका एक प्रकार का दृष्टिभ्रम है। इसके बाद में अगली जो घटना है वो है प्रकाशिक तंतु। नंबर 2 है प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु को अंग्रेजी में ऑप्टिकल फाइबर के नाम से जाना जाता है, ऑप्टिकल फाइबर। इस प्रकाशिक तंतु का उपयोग अपन सूचना प्रौद्योगिकी में क्यों करते हैं? होता है क्या है कि में एक बारीक रेशे के समान एक तंतु होता है जो कांच यानी क्वार्ट्ज से निर्मित होता है, और इसका जो व्यास होता है वो लगभग 0.06 मीटर, लगभग बाल के समान इसका व्यास होता है, यानी अत्यंत महीन रेशे के समान होता है। अब इसमें किस प्रकार से पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का उपयोग करके अपन प्राकाशिक संकेतों को कई किलोमीटर दूर भेज देते हैं। देखो किस प्रकार से। मैं सबसे पहले यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम बना रहा हूँ। तो इस प्रकाशिक केंद्र के दो भाग, देखो यहाँ पर ये इस प्रकाशिक तंतु की भीतरी सतह है। इसकी भीतरी सतह पर जो पॉलिश की होती है उसका अपवर्तनांक सदैव बाहरी सतह से अधिक होता है, और भीतरी सतह को अपन यहाँ पर फ्रॉड के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में अपन कोर कहते हैं, कोर या फ्रॉड आप देखिए। और इसकी विशेषता ये होती है कि इसका अपवर्तनांक हमेशा उच्च होता है, उच्च अपवर्तनांक। इसकी भीतरी सतह फ्रॉड और बाहरी जो सतह होती है इसको अधिपटन या इंग्लिश में इसको क्लैडिंग कहते हैं। इसका जो अपवर्तनांक लिया जाता है वो निम्न होता है, इसका अपवर्तनांक निम्न होता है, यानी बाहर पॉलिश का होती है और भीतरी सतह पर पॉलिश क्या होती है, ज्यादा होती है। एक्चुअल में होता है क्या है, इसमें कोई भी प्रकाश किरण एक बार क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर प्रवेश कर जाए तो इस किरण का इसके भीतर की ओर बार-बार भीतरी सतह से बार-बार इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जरिए ये प्रकाश किरण या कोई भी प्रकाशिक संकेत है वो कई किलोमीटर दूर तक संचरित होता है, और इस संकेत की तीव्रता में भी कोई विशेष हानि नहीं होती है। तो इस प्रकाशिक
संकेत को अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन की मदद से भी कई किलोमीटर दूर भेज सकते हैं। तो प्रकाशित बिंदु में इसका उपयोग किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का। और इसके बाद में जो तीसरी घटना है वो है हीरे का चमकना। इसमें केवल 3 घटनाएं आपके दी हुई है, इसमें तीसरी घटना है हीरे का चमकना। खानों से पौधे निकाला जो हीरा होता है वो अनियमित आकृति का होता है, और उस अनियमित आकृति के हीरे पर अपन क्या करते हैं, मशीन से काट करके इस प्रकार से विभिन्न फलके तैयार करते हैं। और इन फलकों पर एक बार प्रकाश अगर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर प्रवेश कर जाए तो इस हीरे के भीतर इसके विभिन्न फलकों द्वारा बार-बार प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यानी यहाँ पर प्रत्येक फलक से इसका क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा आपको चमकता हुआ नजर आता है। तो ये था आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का टॉपिक और इससे संबंधित 3 घटनाएं। इसके आगे की चर्चा नेक्स्ट